नज़ीर सिचुएशन जो है वो मजीद जंगों की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं और बड़ी मिलिट्री पावर्स रीजन के अंदर इमर्ज कर रही हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, टर्की, ईरान, ये 5 बड़ी ऐसी पावर्स हैं जो बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर इमर्ज कर रही हैं, जो बड़ी एयर पावर भी बनने जा रही हैं। सऊदी अरेबिया जेट्स ले रहा है, टर्की जो है वो जेट्स ले रहा है, बना रहा है, और ईरान जो है वो जेट्स हासिल कर रहा है, और मिस्र की भी बातचीत जो वो चाइना के साथ इस वक्त चल रही है, और एयर डिफेंस उन्होंने हासिल किया है। तो ये बड़ी गैर मामूली चीज है ओआईसी के लिए और अरब वर्ल्ड के लिए कि ये सारी बड़ी पावर्स, और इस तरह से इजराइल की जो सुपीरियरिटी है वो चैलेंज हो रही है। अलबत्ता यहां पर खौफ यह है कि लेबनान, ईरान, यमन, ये सारी जगह ऑन द लिस्ट हैं, और फिलिस्तीन पर जो मुसलसल हमले हैं वो तो जारी हैं। आज मिस्र के लिए नाज़रीन बहुत बड़ा दिन है, तारीखी दिन है। मिस्र में आज पहला प्लांट लगाया जा रहा है न्यूक्लियर के हवाले से, और प्यूटन और मिस्र के जो सदर हैं उनकी वीडियो कॉल पर, तारीखी कॉल है, उस पर बात हुई है, और पूरी सेरेमनी जो है वो प्यूटन ने वीडियो कॉल के जरिए उसको देखा, और प्यूटन ने कहा कि रशिया मुकम्मल तौर पर कमिटेड है मिस्र को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और इसमें आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी में और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से। ये बड़ी गैर मामूली आज डेवलपमेंट हुई है। इजिप्ट को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल हो गई है, और रशिया इसमें उसने अहम तरीन किरदार अदा किया, बल्कि बुनियादी किरदार रशिया का है। उन्होंने ही ये सारी टेक्नोलॉजी दी है, और वो कहने के आगे भी हम सपोर्ट करेंगे। उधर यूएई जो है वो साउथ कोरिया के साथ एडवांस फाइटर जेट्स के लिए डील आगे बढ़ा रहा है, यानी सऊदी अरेबिया वहां से ले रहा है, तो यूएई जो है वो साउथ कोरिया के साथ एडवांस जेट्स की डील जो है वो आगे बढ़ा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो तो ये तमाम चीजें जो है वो इजराइल की सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रही हैं। और इजराइल ने जो सबसे बड़ी गलती की है, कतर पर हमला किया, इधर हमला किया, उधर हमला किया, तो उससे ये जो नेशंस हैं ये मोहतात हो गई हैं, और इनको अंदाजा हुआ है कि अल्टीमेटली इनको अपनी ही ताकत जो है वो बढ़ाना होगी, और इजराइल एक ऐसी अनचेक्ड पावर है कि वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। कतर जैसा, मतलब जहां पर सेंट कॉम है और इतना क्लोज एलाय है, मेजर नॉन नेटो एलाय है, उसके ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया, तो इस चीज ने इनको बिल्कुल इन नेशंस को हिला के रख दिया है, और ये चैलेंज हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो ताकत बढ़ रही है, ये जो पावर ये हासिल कर रहे हैं, क्या ये फलस्तीनी कॉज के लिए इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, ये बहरहाल देखना है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये फलस्तीन की रियासत बनाने में कोई अमली किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं। उधर आलमी सतह पर जो एस्केलेशन है, यानी पैसिफिक के अंदर, यानी लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और यूरोप के अंदर, तीनों रीजन में जो एस्केलेशन है वो बढ़ रही है। अब ट्रंप ने जब मैक्सिको पर भी हमले की धमकी दी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स की आज नई रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए ने समहाउ कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं, और कुछ और प्लान्स का अप्रूवल ट्रंप की जानिब से दिया गया है। उधर बर्तानिया ने कहा है कि उनके जो जहाज हैं वो रशिया के स्पाई शिप्स को उनके पीछे थे, और आगे से लेजर अटैक उनके ऊपर, उनके जहाजों के ऊपर किया गया। तो इस तरह के क्लैशेस, यानी आप देखें ना, बरह रास्त फटा हो गया ना, बरह रास्त एक दूसरे के ऊपर अटैक हो गया, तो ये भी सूरत हाल पैदा हो गई है इस वक्त। कितनी खौफनाक है, ये तो आलमी जंग छेड़ने वाली बातें हैं। इसके अलावा यूरोपियन मुल्क जो है वो रशिया के जो कॉन्सुलेट्स हैं वो बंद कर रहे हैं, यानी कि इससे और खतरनाक नतीजा निकलेगा कि जो कम्युनिकेशन है रशिया के साथ वो और ज्यादा कट होने जा रही है। तो एक एस्केलेशन की ट्रेजेक्टरी जो है वो हम यूरोप के अंदर देख रहे हैं, और लैटिन अमेरिका में, और पैसिफिक में, और मिडिल ईस्ट के अंदर, और अफ्रीका तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि जंगों में घिरा हुआ है, और उसमें सडन कोई नई जंगें भी शुरू हो सकती हैं, जैसे युगांडा और कीनिया की जंग का खतरा मुसलसल बरकरार है, इथियोपिया और इरिट्रिया की जो जंग है उसका खतरा मुसलसल बरकरार है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मिस्र बड़ा तारीखी मुल्क है और बहुत अहमियत है, और इसराइल के साथ उसने जंगें लड़ी, और मिस्र इस वक्त वो मुल्क है जो इसराइल के साथ एक और जंग की तैयारी कर रहा है। इस अप्रोच के साथ तैयारी नहीं कर रहा कि वो इसराइल पर हमला करने जा रहा है, इस अप्रोच के साथ अल्टीमेटली उसको ये जंग करना पड़ सकती है। अब आप देखिए, इसराइल जब फलस्तीनियों को जहाजों में भर भर कर जब उनको डिस्प्लेस कर रहा है, उनको बाकी मुल्कों में भेज रहा है, और ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको $2000 जब दिए जा रहे हैं। ये वही चीज है जो पुराने पिछले महीनों के अंदर जो रिपोर्ट्स आई थी कि यहां पर वॉलंटरीली फलस्तीनियों को जाने दिया जाएगा और उनको $2000 दिए जाएंगे, तो उसी प्रोजेक्ट के तहत ये सारा जब किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली मिस्र ये समझता है कि उसको ये जंग जब लड़ना पड़ सकती है, क्योंकि इसराइल तो उनको धकेल रहा है बाकी मुल्कों के अंदर, और वो बड़ी तादाद में मिस्र ही में धकेलेगा गजा के लोगों को। तो इसी तनाजुर में मिस्र अपनी ताकत बढ़ा रहा है, चाइना से, ईरान से, पाकिस्तान से, टर्की से, और अभी सऊदी अरेबिया का दौरा भी हुआ है। तो प्यूटन ने और इजिप्ट के जो सदर हैं उनकी वीडियो कॉल हुई, यानी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है आज से उसका आगाज हो गया है। तो जो पहला रिएक्टर है उसकी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज उसकी सेरेमनी थी। तो प्यूटन की वीडियो कॉल के साथ बात हुई और उन्होंने सारा इसको ओवरसी किया, और उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि जो सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन ने इजिप्शियन इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाला था, तो रशिया भी मिस्र की इकोनॉमी में और उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आगे ताल्लुकात को बढ़ाएगा।
इजिप्ट और रशिया के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे प्यूटन, और वी विल कंट्रीब्यूट टू सपोर्टिंग द इजिप्शियन इकोनॉमी, ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी का बहुत क्राइसिस है मिस्र में, और सारे की एनर्जी के साथ इकोनॉमी लिंक होती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो मिस्र के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने रशिया के अंदर स्टडी किया है, इस प्लांट को लगाने में उनका बहुत किरदार है। मिस्री स्टूडेंट्स रशिया में पढ़े और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। रशिया विल प्रोवाइड all necessary support to Egypt in all stages of implementing the nuclear project। तो सिर्फ आज का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं, बल्कि आगे इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से रशिया मिस्र की मुकम्मल मदद करेगा, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम मिस्र के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो बड़ा ही एक तारीखी दिन है। तो इस वक्त रशिया दो मुल्कों को एक्टिवली जो है वो न्यूक्लियर, यानी ईरान के अंदर 8 प्लांट्स और मिस्र को टेक्नोलॉजी दी है। तो अब देखिए कि उन्होंने रशिया को सीरिया से निकालने की कोशिश की। ना रशिया सीरिया से निकला है, बल्कि रशिया मिस्र में आ रहा है, और रशिया जब सूडान में है, और रशिया जब ईरान में है, ठीक है ना। और टर्की के साथ जो ताल्लुकात है वो भी आपके सामने है। उधर सऊदी अरेबिया को F-35 मिल गए, और यूएई जो है वो साउथ कोरिया के साथ, आज जो खबर आई है, साउथ कोरिया के साथ इन टॉक्स है। साउथ कोरिया इज कोर्टिंग द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विद अ प्रपोज्ड $15 बिलियन डिफेंस डील। $15 बिलियन का ये पैकेज होगा, जिसके अंदर KF-21 जो फाइटर जेट्स हैं वो दिए जाएंगे, और इनकी ज्वाइंट प्रोडक्शन भी होगी, और इनके को एक्सपोर्ट प्लान्स भी इसमें शामिल हैं। इफ फाइनलाइज्ड, ये डील जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स दे देगी यूएई को, जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। और इससे साउथ कोरिया को फायदा ये होगा कि साउथ कोरिया का जो ग्लोबल डिफेंस फुटप्रिंट है वो बढ़ेगा, यानी उनकी डिफेंस मार्केट बढ़ेगी, और यूएई को एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। यूएई आइज साउथ कोरिया KF-21 फाइटर जेट एज इट नियर्स प्रोडक्शन। तो ये एक, यानी आप देखें ना कि हर मुल्क मिलिट्री ताकत में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये मिलिट्री ताकत किसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, ये असल बात है। क्या ये ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, क्या ये रेजिस्टेंस के खिलाफ इस्तेमाल होगी, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, या फिर ये फलस्तीनी कॉज के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी, ये बहरल। क्योंकि अगर ये आपस में एक दूसरे के लिए लड़े तो रीजन के लिए और बड़ी तबाही जो होगी। इसी दरमियान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ कोई निगोशिएशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले MBS के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ट्रम्प ने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं ये वो, और उन्होंने कहा कि कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन भी नहीं है कि एक मुल्क जिसने हमारे पर अटैक किया है हम उसके साथ जब दोबारा टॉक्स करें, और वो भी कोई मीनिंगफुल टॉक्स नहीं है, और निगोशिएशंस क्या है जिसमें हमें डिक्टेट किया जाता है, तो ये वो। अच्छा, उधर जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि स्टीव विटकॉफ की मुलाकात जो खलील अल हया के साथ होने जा रही थी अंकरा में, वो कैंसिल हो गई है ड्यू टू इजरायली प्रेशर। मीटिंग बिटवीन US स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड हमास खलील अल हया इन अंकरा कैंसल्ड अंडर इजरायली प्रेशर। ये बहुत ही डेंजरस खबर है कि ये इस मुलाकात का कैंसिल होना। भाई ये मुलाकात स्पेसिफिकली होने ही इस हवाले से जा रही थी कि जो इजराइल के मुसलसल वायलेशंस हैं उसको एड्रेस किया जाए, जो स्टीव विटकॉफ जो गारंटीज देकर गए थे। तो अब ये मुलाकात, और वो भी इजरायली प्रेशर की वजह से कैंसिल हुई है। तो वो जो इजराइल रोजाना बमबारी कर रहा है, और मंडे से वहां पर करारदाद जो है वो पास हो गई, जो रेजोल्यूशन थी, लेकिन इजराइल की बमबारी तो जारी है, बल्कि वो तो मजीद जब एस्केलेट हो रही है, लेबनान के अंदर उनके हमले एस्केलेट हो रहे हैं, और वहां पर बस लेबनान की जंग इतनी दूर है कि आगे से एक जवाबी अटैक हिजबुल्लाह करेगी तो बस वो जंग जब छिड़ जाएगी। तो अभी ये यानी कि गजा के हवाले से और वेस्ट बैंक के हवाले से जो मुसलसल इजरायली बढ़ते हुए हमले और एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड है, उसके हवाले से तो इफेक्टिवली कोई भी इकदाम अभी तक नहीं उठाया जा सका है इजरायली वायलेशन को रोकने के लिए। तो जब ये मसला मौजूद है तो फिर एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन की तरफ, एक मीनिंगफुल पीस की तरफ जब वो कैसे बढ़ा जाएगा, ये सबसे बड़ा जो सवाल है। और ये बढ़ती हुई मिलिट्री पावर क्या ये इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगी या दूसरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, ये बहरहाल एक सवाल रहेगा। तो उधर एप्स्टीन फाइल के ऊपर वोट हो गया। एप्स्टीन फाइल के ऊपर जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव है उसने बड़ी मेजोरिटी के साथ 427 ने हक में वोट दिया और सिर्फ एक ने उसकी अपोजिशन में वोट दिया, यानी इतनी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सब ने उसके हक में वोट दिया, तो वो उससे पास हो गया। सेनेट में अब वो चला गया है, सेनेट भी कह रहा है कि हम इसको पास कर देंगे। तो एप्स्टीन फाइल जब रिलीज होने जा रही है, और ट्रम्प ने भी कह दिया कि अच्छा जी रिलीज हो जाए तो अच्छी बात है, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं छुपाऊं। तो उसका बहुत इंतजार है, क्योंकि लास्ट जो एप्स्टीन फाइल थी उसमें दुनिया भर के बहुत सारा इश्यूज और जो बशार उल असद और इजराइल की जंगें और ये सारा उसमें जिक्र हुआ। तो अब उसमें ट्रम्प के हवाले से मजीद क्या चीजें जब सामने आएंगी ये बहरहाल उसमें जरूर देखना है। तो वो तकरीबन पास सेनेट से भी हो जाएगा, तो उसका इंतजार है कि एप्स्टीन फाइल जो बहरहाल रिलीज होने जा रही है, और ट्रम्प मुकम्मल इसकी मुखालफत कर रहा था। अच्छा, अब देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने ऑलमोस्ट ऑपरेशन कोवर्ट शुरू कर दिए हैं और मजीद अथॉरिटी और नए प्लान जो वो साइन किए गए। US साइंस ऑन कोवर्ट CIA ऑपरेशंस इनसाइड वेनेजुएला। न्यूयॉर्क टाइम, ट्रम्प एग्रीज टू द एडिशनल मेजर्स टू प्रेशर वेनेजुएला।
मजीद ऑपरेशन, मजीद अटैक्स, मजीद इकदाम, ऐसी एक्टिविटीज करने का ट्रंप ने मजीद अप्रूवल दिया। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक CIA जो है वो कोवर्ट ऑपरेशन करेगी। अमेरिका निकोलस मडोरो के ऊपर जो प्रेशर है उसको मजीद इंटेंसिफाई करेगा, और साथ वाइडर मिलिट्री अटैक्स के लिए जो प्रिपरेशन है वो भी साथ साथ जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेराल्ड फोर्ड वो कैरेबियन में पहुंच गया है। यानी हमने आपको बताया था पिछले वीक के जेराल्ड फोर्ड का बेसिकली इंतजार किया जा रहा है, तो जेराल्ड फोर्ड ने कैरेबियन में पोजीशन इस वक्त ले ली है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा नेवल बिल्डअप है जो इस वक्त वेनेजुएला के इर्द गिर्द कैरेबियन के अंदर किया गया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा बिल्डअप है, और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर ये वहां पर पोजीशन ले चुका है। तो डिफरेंट प्लान जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं टू इन्फ्लुएंस कंडीशंस इनसाइड वेनेजुएला, यानी अंदर क्योस और वो सारा फैलाने की कोशिश करेंगे। फर्दर मेडलिंग होगी, यानी मजीद मुदाखलत वो करेंगे। एंड ये किस नौयत के कोवर्ट ऑपरेशंस होंगे और कब कैसे होंगे इसकी तो सारी डिटेल्स नहीं होंगी, इसलिए तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो मिलिट्री मेजर्स हैं, यानी सबोटाज, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशनल वॉर और साइकोलॉजिकल वॉर, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मिलिट्री प्लानर्स आर आल्सो प्लानिंग एडिशनल ऑप्शंस इफ द सिचुएशन फर्दर एस्केलेट। यानी पहले मरहले में साइबर अटैक्स होंगे, इंफॉर्मेशन वॉर होगी, एक पूरी कैंपेन चलाई जाएगी, और कहीं इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो रही है, कहीं पर कम्युनिकेशन डैमेज हो रही है, कहीं साइकोलॉजिकल वॉर है, कहीं इंफॉर्मेशन वॉर है, ये सारा कुछ किया जाएगा। और इससे आगे जो एक बड़ा यानी वाइडर अटैक है उसकी भी प्लानिंग साथ साथ जारी है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अंडरवे, प्लान्स ड्राफ्ट किए जा चुके हैं कि अगर अंदर बराह अटैक करना है तो वो किस अंदाज के अंदर करना है, और इस हवाले से ट्रंप ने सिचुएशन रूम के अंदर 2 मीटिंग्स ऑलरेडी कर ली हैं। तो एक और आज उनकी रिपोर्ट जारी हुई है कि वेनेजुएला पर हमला इराक स्टाइल में नहीं होगा बल्कि पनामा स्टाइल में होगा। पनामा जो है वो साथ ही कंट्री है साउथ अमेरिका का, और पनामा के ऊपर 80s के अंदर अमेरिका दाखिल हुआ था, और वो चंद दिनों का ऑपरेशन था, रिजीम चेंज ऑपरेशन था वहां पर। तो इराक स्टाइल नहीं कि लाखों की फौज दाखिल की जा रही है, बल्कि जो है वो स्विफ्ट होगा और इस तरह से होगा कि फौज जाएगी और रिजीम चेंज करेगी। तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ट्रंप को ये सूट नहीं करता कि वो किसी भी लंबी जंग के अंदर इन्वॉल्व हो, कि बहुत यानी 20-20 साल जंग के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि उसका नैरेटिव फिर नहीं बिक सकता पीस मेकर का, और जो भी वो वोटर्स के सामने है। तो उसके दौर में शॉर्ट वॉर्स होंगी, जैसे ईरान की जंग हुई 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बस इतना ही, ठीक है। और बहुत कम होगा कि मतलब कहीं अमेरिका की जमीनी फौज उतरेगी। तो एयर अटैक्स होंगे, बाकी टूल्स हैं वो इस्तेमाल होंगे, और लंबी जंगें नहीं होंगी, ठीक है। लंबी जंगें ट्रंप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उधर ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको के ऊपर भी अटैक्स हो सकते हैं। ट्रंप सेज इट वुड बी ओके टू लॉन्च स्ट्राइक्स इन मैक्सिको अगेंस्ट ड्रग कार्टल्स, तो ड्रग्स के नाम पर उधर भी, तो आगे से मैक्सिको में भी मुजाहरे हो रहे हैं। तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस इंटरवेंशन इन मैक्सिको नॉट गोइंग टू हैपन, हम ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होगी, ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने जवाब दिया। कुछ ही देर पहले ब्रिटिश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ब्रिटिश फोर्सेस पर अटैक हुआ है लेजर से, जब वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी रशियन स्पाई शिप्स को नियर ब्रिटिश वाटर्स नॉर्थ ऑफ द स्कॉटलैंड। ये बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट्स हैं। वो ट्रैक कर रहे हैं रशिया के स्पाई शिप्स को, और आगे से उन पर लेजर से जो है अटैक हुआ, लेजर अटैक उनके ऊपर हुआ है। तो यानी इज़हार है कि रशिया से अटैक हुआ होगा, क्योंकि ये उनके पीछे जा रहे हैं तो आगे से उन्होंने अटैक किया। तो ये तो मतलब कोई भी ऐसा संगीन नौयत का वाकया पेश आ जाता है तो बस फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो ये अभी की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और बर्तानिया और रशिया में बहुत एस्केलेशन बढ़ रही है, बर्तानिया और रशिया में, जर्मनी और रशिया में। और देखिए पोलैंड जो है, पोलैंड ने जनाब अली रशिया का जो लास्ट कॉन्सुलेट है वो भी बंद कर दिया कुछ देर पहले, और आगे से रशिया जो है वो उसका भी जवाब आया। रशिया ने जो पोलैंड का जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसका साइज रिड्यूस कर दिया है, और रशिया पर इल्जाम ये लगाया जा रहा है यूरोपियंस की जानिब से कि इनके जो कॉन्सुलेट्स हैं और ये सारे जो हैं वो इनके सिटीजन, उन पर भी बैन लगाया जा रहा है कि ये यहाँ पर आकर इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये सारा उन्होंने बैन किया कर रहे हैं। इसका डेंजरस नतीजा ये है कि कम्युनिकेशन का गैप और ज्यादा बढ़ेगा, गलत फहमियां और ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है ना। देखिए 3 साल हो गए हैं, अब 4 साल होने वाले हैं, तो ये कॉन्सुलेट्स खुले हुए हैं, आप बंद कर रहे हैं ना, तो इससे गलत फहमियां और बढ़ेंगी और एस्केलेशन और ज्यादा होगी। तो रशिया की जानिब से इस वक्त बहुत लार्ज स्केल अटैक जो है वो वेस्टर्न यूक्रेन के ऊपर किया गया है। ये वेस्टर्न यूक्रेन के ऊपर वन ऑफ द वेरी आप कह लें कि लार्ज स्केल अटैक है। मैसिव वेव्स ऑफ ड्रोन्स, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स ये उन्होंने अटैक किए हैं। और इस वक्त रशिया क्या कर रहा है, रशिया नाज़रीन यूक्रेन की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहा है, क्योंकि विंटर आ चुका है। तो ये जो अगले 3-4 महीने होंगे, वैसे भी विंटर का हमेशा फायदा सदियों की जंगों में हमेशा रशिया को हुआ है। विंटर में उन्होंने हमेशा जब वो आगे उन्होंने प्रोसीड किया, प्रोग्रेस की है। तो विंटर में यानी वो सलाहियत के
घरों को गर्म रखा जा सके और इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, इस सबको रशिया जब डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो इससे यूक्रेनियंस की जो विल पावर है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज होगी। ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब तो पिछले 5-7 दिनों में बड़ी खौफनाक रिपोर्ट्स आई हैं कि यूक्रेन के शहर और टाउन्स के टाउन जब वो मर्दों से, नौजवानों से खाली हो गए, सिर्फ या खवातीन पीछे रह गई हैं या सिर्फ बूढ़े जो 60 साल से ऊपर के हैं वो रह गए हैं, क्योंकि यूक्रेनी जब जबरदस्ती उनको फौज में भर्ती करते हैं और घरों से रात को उठाकर और बाजारों से उठाकर और कैफे से उठाकर, तो वो सारे यूरोप की तरफ जब वो जा रहे हैं और गायब हो गए हैं। तो ये ऑलरेडी यूक्रेन की यानी विल पावर इस तरह से है। ऊपर से ये एनर्जी के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो इससे उनकी विल पावर और ज्यादा मुतासर होने जा रही है। रशिया इस वक्त ये बात इस्टेब्लिश कर रहा है कि यूक्रेन रशिया से जीत नहीं सकता। तो सारे जब इस चीज का अंदाजा हो जाए तो खुद यूरोप से फिर रिएक्शन आएगा, जो यूरोपियन पब्लिक है वहां से भी रिएक्शन आएगा, भाई हमारे पैसे वहां पर क्यों झोंके जा रहे हैं। तो उधर यूक्रेन अपना नैरेटिव बना रहा है, नेटो अपना नैरेटिव बना रहा है, लेकिन असल बात यह है कि जो भी ये जंग जीतेगा उस मुताबिक दुनिया का जो अगला नक्शा, अगला वर्ल्ड ऑर्डर बनना है वो इस जंग के रिजल्ट से बनेगा। अगर रशिया जीत गया तो फिर मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है और रशिया के तहादी जो चाहते हैं उसकी तरफ मामला बढ़ेगा। अगर वो जीत गए तो फिर वो ईरान पर भी आएंगे, चाइना की कंटेनमेंट और तेज करेंगे, तो ये यानी इसका नतीजा ये निकलेगा। और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ आएंगे, बाकी वो तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं उनके खिलाफ मजीद वो आएंगे। सो अब देखें द टेलीग्राफ ने क्या इंटरेस्टिंग लिखा है। टेलीग्राफ ये कह रहा है कि ब्रिटेन्स फ्ली कंट्री इन रिकॉर्ड नंबर्स अहेड ऑफ रिवीज टैक्स रेट्स। बर्तानिया में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो लीव कर रहे हैं। ये बड़ी ही आज टेलीग्राफ ने रिपोर्ट जारी की है, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है इकोनॉमिक सिचुएशन से। तो इसलिए हंगरी और ये सारे मुल्क, इनकी लीडरशिप और ज्यादा पॉपुलर हो रही है, जो यूक्रेन को फंड भेजने से उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। ट्रंप भी तो इसी बात पर इलेक्शन जीत कर आया ना कि हम जो पैसे यूक्रेन को नहीं भेजेंगे। उधर जो है वो नॉर्थ कोरिया ने खबरदार किया है कि जो अमेरिका और साउथ कोरिया सबमरीन डील कर रहे हैं, इसका डोमिनो इफेक्ट आएगा, यानी हम भी फिर इसका जवाब वैसे ही देंगे। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने यह भी मुआहिदा किया है कि वो नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको डिसार्म करेंगे, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर को डिसार्म करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुआहिदे किए हैं और उन्होंने कहा कि ये दोनों मुल्क जो है वो लार्ज स्केल और मल्टीपल टाइम जो है वो मिलिट्री डील्स कर रहे हैं और इनका निशाना हम हैं और हम जो है वो फिर इसके मुताबिक जवाब देंगे, ये नॉर्थ कोरिया। और उधर वैसे जापान और चाइना और ताइवान और फिलिपाइन, तो पूरे पैसिफिक के अंदर भी सूरत हाल एस्केलेट हो रही है। अफ्रीका पूरा जंगों में है, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के सामने, यूरोप जो है उसमें यहां तक मामला पहुंच गए हैं और पैसिफिक के अंदर ये मामला हैं, यानी साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया से फड्डा, जापान का चाइना से, ताइवान के ऊपर सबका फड्डा और फिलिपाइन की बहुत ज्यादा प्रोवोकेशंस अगेंस्ट चाइना हो रही हैं। और कांग्रेस ने कह दिया है कि चाइना इतनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है कि अमेरिका आने वाले टाइम में चाइना से नहीं जी सकेगा, इसलिए चाइना की जो कंटेनमेंट है उसको तेज किया जाए। यानी उसका क्या मतलब है, चाइना को प्रॉक्सी वॉर्स में धकेला जाए, उसके जो इत्तेहादी गवर्नमेंट्स है वहां पर रिजीम चेंजेस किए जाएं, ये सारा कुछ होगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राजू रोगा का नहीं इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।